प्यारे बच्चों आदाब, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और मैं अपनी जिम्मेदारी लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और आज मैं आपको राजेंद्र सिंह बेदी के सिलसिले में बताऊंगा। राजेंद्र सिंह बेदी की हयात और खिदमत पर आज बात कर ली जाए, जो कि मुख्तसर है। उसको मैंने लिखा है, देखिए। राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में इनकी विलादत हुई और 1984 में इनका इंतकाल हुआ। इनका अफसाना है भोला। इससे कबल कि मैं भोला की तरफ पढ़ूँ तो मैं चाहता हूँ कि आज ये राजेंद्र सिंह बेदी के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। राजेंद्र सिंह बेदी तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। 1932 में तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। 1943 में डाकखाने की मुलाजमत से मुस्ताफ़ी होकर, यानी रिज़ाइन देकर, मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया। मरकज़ी हुकूमत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। उनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए हैं। दाना व दाम 1965, ग्रहण 1942, आज़ादी से पहले शाये हो चुके थे। कोक जली 1949, अपने दुख मुझे दे दो 1965, हाथ हमारे कलम हुए 1974 और मुक्तिबोध 1982 आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए, यानी शाये हुए। ड्रामों के 2 मजमूए। मजमुआ किसे कहते हैं, मैंने बताया था आपको इससे पहले भी कि मजमुआ कहते हैं जो बहुत सारे ड्रामे होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है एक जगह पर और उसको कंपाइल किया जाता है, उसको संकलित किया जाता है, उसे मजमुआ कहते हैं। तो ड्रामों के 2 मजमुए, बेजान चीज़ें 1943 और 7 खेल 1946 शाये हुए। शाये हुए का मतलब पब्लिश हुए। राजेंद्र सिंह बेदी का नॉवेलेट एक चादर मैली सी 1962 उनकी तसानीफ में, तसानीफ यानी जो किताब होती है, यानी जो ऑथर होता है उसको मुसन्निफ कहते हैं, उसकी जो किताब होती है उसको बुक कहते हैं और बुक्स को तसानीफ कहते हैं, किताबें। उनकी तसानीफ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हुए। मुकालमे कहते हैं डायलॉग को, बहुत मशहूर हुए। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है और वो हर चीज़ को गहरी नज़र से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तिआरे और कनाए वज़ा किए हैं। वज़ा किए मतलब लिए हैं। और इसके अलावा बेदी को जो अवार्ड मिले हैं उनमें यह है कि 1965 का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया उन्हें। 1972 में हुकूमत हिंद ने पद्म श्री का खिताब अता किया और 1978 में मिर्ज़ा गालिब अवार्ड से सरफराज किया गया। राजेंद्र सिंह बेदी को किरदार निगारी और इंसानी नफ्सियात की मुरक्काकशी में बड़ा कमाल हासिल था। देखिए क्या कह रहे हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी को किरदार निगारी यानी उनका जो कैरेक्टराइजेशन है, जो भी कैरेक्टर वो उठाते हैं उसके साथ में भरपूर इंसाफ करते हैं, पूरा इंसाफ करते हैं। तो जो किरदार का जो हक होता है वो पूरी तरह से निभाते हैं अपने उसमें अफसानों में। और इंसानी नफ्सियात यानी ह्यूमन साइकोलॉजी की मुरक्काकशी, यानी मुरक्काकशी का मतलब होता है उसके जो नमूने होते हैं, है ना, उसके जो एल्बम्स होती है वो जो है में बड़ा कमाल हासिल था उन्हें, यानी बड़ी महारत हासिल थी उन्हें, यदे तुला हासिल था। उनके अफसानों में जज्बात की तेज़ी के बजाय, यानी जज्बात जो होते हैं इमोशंस, जज्बात की तेज़ी के बजाय ख्यालात और वाक़यात, ख्यालात आप जानते हैं, ख्यालात और वाक़यात की एक धीमी लहर मिलती है जिसके पीछे ज़िंदगी की गहरी मानवियत होती है। यानी जो उनके ख्यालात होते हैं और जो वाक़यात होते हैं उसके पीछे जो है ज़िंदगी की गहरे माने पोशीदा होते हैं, छुपे होते हैं, उसमें ज़िंदगी मिलती है। और बेदी का इंतकाल 11 नवंबर 1984 को हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो का जो अफसाना है हम वो आपके सामने आगे बढ़ेंगे। और देखिए राजेंद्र सिंह बेदी का जो अफसाना है ये भोला, ये बहुत अहम है, ये कई हवालों से अहम है। इसमें बेवा का किरदार दिखाया गया है,
اس میں جو بھولا ہے اس کے بارے اس کی شرارتیں، اس کی معصومیت، اس کی ادائیں، اس کی گفتگو، اس کا اپنے دادا سے بات کرنا، اور دادا کا جو ہے وہ جو دلی کیفیت ہے اس کا بیان کرنا. افسانہ جس طرح سے شروع ہوتا ہے اور اپنے کلائمیکس پہ پہنچتا ہے، اور اس کے بعد میں جو بہترین جو اس کا اختتام ہے وہ بڑا شاندار ہے. بہرحال یہ کہ یہ افسانہ نہایت دلچسپ بھی ہے اور یعنی جو بامقصد بھی ہے. اس کے پیچھے مقصد یہ پوشیدہ ہے کہ اس زمانے میں جو بیوہ کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ اس کے خلاف انہوں نے علیندر سنگھ بیدی نے اپنا قلم اٹھایا اور وہ اپنے قلم میں پوری طرح سے کامیابی ہوئے ہیں. اور اس افسانے میں جو افسانوی لوازمات ہوتے ہیں وہ سارے اس میں موجود ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس میں پلاٹ ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے اور کلائمیکس ہوتا ہے، اختتامیہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قاری کو باندھے رکھتی ہیں. اس میں قاری کا جو تجسس ہوتا ہے، اس کی جو کیوریوسٹی ہوتی ہے وہ بنی رہتی ہے کہ بھئی اس کے آگے کیا ہوگا. تو بیدی کا جو قلم چلتا ہے تو سطر بسطر یعنی ایک اقتباس آپ پڑھیں گے اس کا دوسرا پڑھنے کا جی چاہے گا، پھر تیسرا پڑھیں گے، تو قاری کو ان کا افسانہ باندھے رکھتا ہے. تو اسی لیے یہ افسانہ جو ہے وہ مشہور افسانہ ہے، اسی لیے آپ کے نصاب میں شامل کیا گیا. تو پیارے بچوں، ہم آپ سے اگلی جو ہے وہ اس میں جو ہے ملیں گے. اب آپ کے سامنے آپ بھولا جو پارٹ 1 ہے اس کو آپ ہمارا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور پارٹ 2 بھی میں نے بھیج دیا ہے آپ کو. یہ جو ہے ان چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ان تینوں کے بعد اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈیٹیلڈ لیکچر دوں گا انشاءاللہ بھولا پر، پوری اس کے افسانے پر مفصل یعنی سیر حاصل گفتگو کریں گے آپ سے. تب تک کے لیے میں وداع چاہتا ہوں. خدا حافظ.